गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान थी, जिसे पूरे इलाके में ललन की चाय की दुकान के नाम से जाना जाता था। मिट्टी की बनी दीवारें, ऊपर टीन की छत और सामने कुछ लकड़ी की बेंचें, जहां रोजाना गांव के लोग अपने काम से थोड़ा वक्त निकालकर बैठा करते थे। ये सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव की खबरों, हंसी मजाक और किस्से कहानियों का अड्डा था, जहां हर शाम ढलते ही एक अलग ही रौनक लग जाती थी। आज भी कुछ वैसा ही माहौल था। कुछ ग्रामीण वहां बैठे आपस में बातें कर रहे थे। कोई खेत की चर्चा कर रहा था, तो कोई घर की परेशानी बता रहा था। अरे भाई, आज तो दिन भर खेत में काम करके हालत खराब हो गई। ऊपर से ये गर्मी ऐसी कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज सिर के ऊपर नहीं बल्कि बिल्कुल पास आकर जल रहा हो। और जब काम खत्म करके यहाँ बैठा हूँ तो थोड़ा सुकून मिल रहा है, वरना घर जाकर भी वही चिंता और थकान घेरे रहती है। अरे तुम अकेले नहीं हो भाई, हम सबकी हालत एक जैसी ही है। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेकिन फिर भी जब यहाँ आकर बैठते हैं ना, तो लगता है कि जिंदगी में अभी भी कुछ हंसी बाकी है, नहीं तो बस काम और चिंता ही रह गई है। सही कहा तुमने। यही एक जगह है जहाँ आकर थोड़ा मन हल्का हो जाता है, वरना पूरे दिन की भागदौड़ में तो जैसे खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। और ललन की चाय का स्वाद भी कुछ अलग ही है, जैसे थकान को ही दूर कर देती हो। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। चेहरे पर गंभीरता के साथ एक सादगी झलकती है। वो कोई और नहीं बल्कि गांव के रिटायर्ड मास्टर माधव जी होते हैं, जिन्हें गांव में हर कोई इज्जत की नजर से देखता है। अरे देखो देखो, मास्टर माधव जी आ रहे हैं। आज तो मजा आ जाएगा, काफी दिनों बाद इधर दिखे हैं। चलो इन्हें भी बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल, मास्टर जी के आने से तो माहौल ही बदल जाता है। उनकी बातें सुनने में अलग ही मज़ा आता है। अरे मास्टर जी, आइए आइए, इधर बैठिए हमारे साथ। आज कुछ गपशप हो जाए। आप भी अकेले क्या करेंगे घर पर, यहाँ बैठकर थोड़ा समय बिताइए। अरे भाई, तुम लोग भी ना जब देखो बुला लेते हो। लेकिन ठीक है, आज सोचा थोड़ा टहल लिया जाए तो यहाँ तक चला आया। वैसे भी घर में बैठे बैठे मन ऊब जाता है। यहाँ आकर तुम लोगों के बीच बैठने से थोड़ा अच्छा लगता है। मास्टर माधव जी धीरे से आकर बेंच पर बैठ जाते हैं। ललन तुरंत उनके लिए चाय बनाकर लाता है और सब लोग फिर से बातचीत में लग जाते हैं। और मास्टर जी, आप कैसे हैं? सेहत ठीक है ना? आजकल आपको कम ही देखा जाता है। हम लोग तो सोच रहे थे कि आप कहीं बाहर चले गए। अरे नहीं नहीं, मैं यही हूँ। बस अब उम्र हो गई है तो ज्यादा बाहर निकलने का मन नहीं करता। शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। बस समय काट रहा हूँ जैसे तैसे। ये तो अच्छी बात है मास्टर जी कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन सच बताएं तो आपके बिना यहाँ की महफिल अधूरी लगती है। आपकी बातें और आपके अनुभव सुनने में जो मजा आता है वो किसी और में नहीं। मास्टर जी, एक बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपने जीवन की कोई कहानी सुनाइए ना। ऐसी कोई बात जो आपने खुद देखी हो या महसूस की हो, जिससे हमें भी कुछ समझने को मिले और समय भी अच्छे से कट जाए। ये सुनते ही मास्टर माधव जी का चेहरा थोड़ा बदल जाता है, जैसे उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक और घबराहट नजर आती है। अरे नहीं भाई, अब क्या कहानी सुनाऊं मैं। जिंदगी तो बस यूं ही बीत गई। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोगों को सुनाऊं। और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करना भी आसान नहीं होता। अरे मास्टर जी, ऐसा मत कहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ख़ास ज़रूर होता है। आप ज़रूर कुछ ऐसा जानते होंगे जो हम नहीं जानते। ठीक है, फिर सुनो। रात का समय था, सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। कहीं कहीं हल्की पीली लाइट जल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। इसी सन्नाटे के बीच राघव अपने हाथ में थैला लिए बस गांव की तरफ बढ़ रहा था। आज वो अपने ससुराल जा रहा था, क्योंकि आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। पूरे 1 साल बाद मैं फिर से उसी तरह नेहा के सामने जाऊंगा जैसे शादी के दिन गया था। इस बार मैं उसे कुछ अच्छा सरप्राइज देना चाहता हूं। ये बनारसी साड़ी मैंने बहुत सोच समझ कर ली है। उम्मीद है उसे जरूर पसंद आएगी। बस किसी तरह समय पर पहुंच जाऊं तो अच्छा रहेगा।
राघव सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन गर्मी अब भी बनी हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो अपनी चाल तेज कर देता है। तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। अभी मैं उसी के बारे में सोच रहा था और उसका फोन भी आ गया। जरूर पूछ रही होगी कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। चलो बात कर लेता हूं। कहाँ हो आप अभी तक? आपने कहा था कि जल्दी निकल जाओगे, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं। यहाँ सब लोग पूछ रहे हैं कि आप कब तक आएंगे, और मुझे भी चिंता हो रही है क्योंकि रात का समय है और रास्ता भी खाली रहता है। मैं रास्ते में ही हूं, गांव की तरफ जा रहा हूं। थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए निकलने में देर हो गई। लेकिन अब मैं सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम चिंता मत करो। आप हमेशा यही कहते हैं कि देर नहीं लगेगी, लेकिन हर बार लेट हो जाते हैं। आज का दिन खास है, इसीलिए मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी आ जाओ तो अच्छा रहेगा। मुझे पता है आज का दिन कितना खास है और मैं इसे भूल ही नहीं सकता। रास्ता थोड़ा लंबा है, इसीलिए समय लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। तुम बस इंतजार करो। ठीक है, लेकिन ध्यान से आना। रात का समय है और रास्ते में ज्यादा लोग भी नहीं मिलते। फोन अपने पास ही रखना और बीच बीच में कॉल करते रहना। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और ध्यान से ही आ रहा हूं। रास्ता मुझे पता है, तुम बस तैयार रहना। अरे सुनो, एक काम करना, जब तुम यहाँ आ रहे हो तो रास्ते में रमेश भैया की दुकान पड़ेगी, वहाँ से थोड़ी मछली लेते आना। घर में सब लोग हैं तो सोचा अच्छा खाना बनाया जाए। ठीक है, मैं रमेश भैया की दुकान से मछली ले लूंगा। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मैं सीधे ही आ जाता। ठीक है, जल्दी आता हूं। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राघव धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जहां आगे जाकर रमेश भैया की दुकान पड़ती थी। कुछ ही देर में उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। दुकान के सामने एक टेबल रखी थी और उसके ऊपर मछलियों से भरी टोकरी रखी हुई थी। दुकान के अंदर खड़ा आदमी था रमेश भैया। अरे राघव भैया, आप इतने सालों बाद अचानक हमारे गांव में? मैं तो एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया। बताइए भैया, कैसे आना हुआ? अरे रमेश भैया, कैसे हैं आप? सच कहूं तो मैं भी काफी दिनों बाद इस तरफ आया हूं। काम की वजह से शहर में ही फंसा रहता हूं, लेकिन आज एक खास दिन है, इसीलिए सोचा कि गांव होकर जाऊं। हम तो यहीं के यहीं हैं भैया, ना कहीं गए ना कुछ बदला, बस यही दुकान और यही काम। और हाँ, नेहा कैसी है? बहुत समय से देखा नहीं उसे। सब ठीक है भैया, नेहा तो यहीं गांव में ही है। अभी मैं उसी के पास जा रहा हूं। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, इसलिए सोचा कि आज का दिन उसके साथ बिताऊं। और हाँ, उसने ही कहा कि आते वक्त आपकी दुकान से मछली लेते आना। अच्छा, तो आज सालगिरह है। बहुत बहुत बधाई हो भैया। समय कितना जल्दी बीत जाता है। अच्छा किया जो यहाँ आ गए। रुकिए, मैं आपके लिए आज की सबसे ताजी मछली चुन देता हूँ, जो अभी अभी नदी से आई है। हाँ भैया, बिल्कुल आप ही चुन दीजिए। बस इतना ध्यान रखना कि मछली ताजी हो, क्योंकि घर में सब लोग हैं। भैया, ये वाली मछली बिल्कुल सही रहेगी। ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। अगर इसे अच्छे से बनाया जाए तो स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है भैया, यही दे दीजिए और थोड़ा साफ करके देना। रमेश मछली को काटने और साफ करने लगता है। रात के सन्नाटे में चाकू की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रमेश मछली पैक करके राघव को देता है। राघव पैसे निकालकर उन्हें देता है और थैला लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम दूर जाता है, उसे पीछे से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। रात अब पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। आसमान में बादलों की चादर ढकी थी। राघव अपने हाथ में मछली का थैला लिए घर के सामने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, वो ठिठक जाता है। दरवाजे के बाहर नेहा और उसके पिताजी खड़े थे। दोनों बार बार रास्ते की तरफ देख रहे थे। यह क्या हो रहा है? नेहा बाहर क्यों खड़ी है और पिताजी भी उसके साथ हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यहीं हूं। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बिल्कुल नेहा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन नेहा को उसकी कोई मौजूदगी महसूस नहीं होती।
वो अपने पिता की तरफ मुड़ती है। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि राघव कहाँ रह गए। इतना समय हो गया है। उन्होंने कहा था कि बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पापा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? बेटी, खुद को संभालो। घबराने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है रास्ते में कोई काम आ गया हो। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। अगर तब भी नहीं आए तो हम खुद जाकर उन्हें ढूंढेंगे। नेहा, पापा, मैं यहां हूं, जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं। आप लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? ये क्या मजाक है? नेहा, सुनो मुझे। राघव अपनी पत्नी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नेहा के शरीर के आर पार निकल जाता है। राघव पूरी तरह टूट जाता है। वह घबराकर पीछे हटता है और सड़क की तरफ तेजी से भागने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते के किनारे उसे लाल कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी वाले एक सिद्ध अघोरी बाबा दिखाई देते हैं। बाबा, बाबा मेरी बात सुनिए। मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। मेरे अपने ही मुझे देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं। ऐसा कैसे? मेरे साथ क्या हो गया है? हर किसी को हर कोई दिखाई नहीं देता। इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो आम इंसान की नजर से छुपी रहती हैं। मैं वही हूं जो सिर्फ उन्हें देख सकता है जो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रह जाते। बाबा, आप पहेलियों में बात मत कीजिए। मुझे साफ साफ बताइए, क्या मैं मर चुका हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी चल रहा हूं, बोल रहा हूं। सच्चाई हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। याद करने की कोशिश करो बेटा। जब तुम इस गांव की तरफ आ रहे थे, उस समय रास्ते में क्या हुआ था? कोई घटना? कोई अजनबी? मैं रास्ते से आ रहा था। सब कुछ ठीक था। फिर हां, मुझे याद आ रहा है। मेरे पीछे 2 आदमी चल रहे थे। मैंने सोचा गांव के ही होंगे, इसलिए ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा। वही 2 आदमी तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल के गवाह थे। उन्होंने तुम्हारे सिर पर पीछे से जोर से वार किया। तुम संभल भी नहीं पाए और उसी पल तुम्हारा शरीर खत्म हो गया। नहीं बाबा, यह सच नहीं हो सकता। मैं मर नहीं सकता। मेरी पत्नी नेहा मेरा इंतजार कर रही है। आज हमारी सालगिरह है। मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। सच्चाई को झुठलाने से सच्चाई बदलती नहीं बेटा। तुम्हारा शरीर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी भटक रही है। आओ मेरे साथ। अघोरी बाबा राघव को उस अंधेरी जगह पर ले जाते हैं जहां झाड़ियों के पास जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। जैसे ही राघव पास जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। वहां जमीन पर खून से लथपथ उसकी खुद की लाश पड़ी हुई थी। ये मैं हूं। ये मेरा शरीर है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां खड़ा हूं, फिर ये कौन है? नहीं, ये कोई बुरा सपना है। मैं अभी उठ जाऊंगा। नेहा मेरे पास होगी, सब ठीक हो जाएगा। सपने और हकीकत में फर्क समझना जरूरी होता है बेटा। और यह जो तुम देख रहे हो, यह सपना नहीं, यही हकीकत है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे या फिर हमेशा इसी भ्रम में भटकते रहोगे। और इस तरह उस रात एक हंसता खेलता इंसान सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा बनकर रह गया। मास्टर माधव जी की कहानी खत्म होते ही चाय की टपरी पर सन्नाटा छा जाता है। रात और गहरी हो चुकी थी, हवा ठंडी हो गई थी और गांव के लोग खामोश होकर उस खौफनाक सच को महसूस कर रहे थे।